So good morning, students. Warm welcome to one and all present here. Yet only one student is there. लिंक भेजने के बाद भी बच्चे बहुत कम आ रहे हैं. खैर भी 15 मिनट है आपके एंट्रीज के लिए. तो let us start our component. So dear students, as you know that we were discussing about the concept of income from other sources. वैसे तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए देयर आर 5 मेन सोर्सेस. इन इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज एंड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. जो भी हमारी सैलरी होती है जिस पे हमने टैक्स देना है वो इन 5 सोर्सेज के थ्रू आती है. पहली सोर्सेज है इनकम फ्रॉम सैलरी, की सैलरी से हमारी इनकम कितनी बनती है. सैलरीज में हमने फिर सारा कंसेप्ट पढ़ा था, जितना भी इसमें आता है का कमीशन का सब कुछ हमने पढ़ा था. HRA, फिर इसमें कुछ ऐसे चार्जेस थे जिन पे टैक्स लगता है, कुछ ऐसे थे जिन पे टैक्स नहीं लगता. सेकंड हमने पढ़ा था अपना कंसेप्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो हाउस प्रॉपर्टी में हमने सारी चीजें सीखी, ग्रॉस एनुअल वैल्यूज, नेट एनुअल वैल्यू, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शंस, फिर जितने भी टैक्सेस कटते थे, कंडीशंस क्या होती थी, ये हमने सारा अपनी इस यूनिट में किया था हाउस रेंट अलाउंस में या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज. तो हमारे लिए तो इनकम होती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए ये भी एक हेड होता है सैलरी के अंडर. सो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका फिर थर्ड कंपोनेंट है जो हम पिछले लास्ट हफ्तों में पढ़ रहे थे कैपिटल गेन्स के साथ. पहले हमने कैपिटल गेन पढ़ा. कैपिटल गेन्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे गेन्स भी होते हैं जो कि हमारे को बिजनेस एसेट बेचने पे मिलता है, या फिर कोई भी ऐसा कैपिटल गेन जो डेली बिजनेस रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं होता, बट एज यूजुअल वो कभी ना कभी आपको प्रॉफिट मिल जाता है, तो वो भी इनकम ही आपके लिए. एंड फिर हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. तो इसमें हमने कुछ 10 तरह की इनकम्स पढ़ी थी जो इस हेडिंग के अंडर आती है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. तो फिर हमने देखा था कि जो हमारे बिजनेस एंड प्रोफेशन से जितना भी प्रॉफिट होता है वो किस हेड के अंडर आता है. सो आज का जो हम कंपोनेंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. डियर स्टूडेंट्स, काइंडली कम इन टाइम. सो हम जो नेक्स्ट हेडिंग आज पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था जैसे कुछ ऐसी इनकम्स आती है जो हम कहीं भी ऐड नहीं कर सकते. मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रॉयलिटी. तो इन दैट चैप्टर वी डिस्कस्ड कि व्हाट इज रॉयलिटी. तो हमने देखा था कि जो रॉयलिटी होती है वो कुछ ऐसी इनकम होती है जो किसी में नहीं आती. तो इसी सीरीज को मद्देनजर रखते हुए लेट अस डिस्कस अदर कंपोनेंट्स. For sake of your convenience, you may just click on 3 right dots in your screen. As you know that my overall lecture will be in English. So for sake of your convenience, dear students, you may turn on captions, and whatever I will speak here, it will automatically written here in English. So dear students, let us discuss the concept of income from other sources. Again, I am saying for sake of your convenience, you may click on 3 dots at right end of your screen. After clicking, there will be option of turn on captions. You may turn on captions there. Whatever I will speak in English, it will automatically written there. So hope you turn it on, and let us start the concept of income from other sources. So going to the introduction, dear students. Any income, profit or gains of the assessee which cannot be included in any other heads of income like salary, house property, business or profession and capital gains is chargeable under the head of income from other sources. What I am saying, listen it carefully. Any income, either it is a profit or gain of the assessee. कोई भी ऐसी इनकम जो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ दिस ऐसी बाकी 4 हेडिंग्स में नहीं आती वो इस हेडिंग में आती है. नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि सर ऐसी कौन सी इनकम है जो इन 4 हेडिंग्स में नहीं आती. ऑल्दो you know that कि there are 5 headings in income tax act while calculating overall income. So again I am repeating that कि any income, profit or gains of the assessee
which cannot be included in any other heads of income is chargeable under the head of income from other sources. So that head is known as a residuary head of income. Which head? Residuary head of income. So any income, profit or gains of the assessee which cannot be included in any other heads of income is chargeable under the head of income from other sources, and which is also known as a residuary head of income. So income from other sources, which section applies? कौन कौन से ऐसे sections है with कौन कौन से ऐसे sections है जिसमें apply होते हैं? तो there are three main sections. Section number 56, basis of charge. Section number 57, permissible deductions. Section number 58, amount not deductible. So section 59 lays down that section 41 subsection 1 would apply to income from other sources also. As you know that it is a tax. तो टैक्स में वी डिस्कस्ड वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्शंस. हर सेक्शन किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बोलता है, पर्टिकुलर थिंग के बारे में डील करता है. सो इन्हीं सेक्शंस को अगर हम मद्देनजर रखें, सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन से सेक्शंस अप्लाई होते हैं? सेक्शन 56 बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन 57 परमिशिबल डिडक्शंस, section 58 amount not deductible, and section 59 lays out that section 41 subsection 1 would apply to income from other sources also. And start करते हैं हम section 56 income chargeable under other sources. तो last lecture we have discussed the concept of dividends. हमने डिविडेंड्स का कंसेप्ट पढ़ा था. सो डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 फ्रॉम इंडियन कंपनी और एनी डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी is taxable in the hands of the shareholders. So dividend is exempted from tax in hands of shareholders since company is paying tax on dividend. सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी इनकम्स है इसमें जिसपे टैक्स चार्ज होता है. फर्स्ट इनकम है डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड. अब अच्छा, डीम्ड डिविडेंड क्या होता है कि जो कि शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं अपने एनुअल जनरल मीटिंग में. सो फर्स्ट इज डीम्ड डिविडेंड. डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 फ्रॉम इंडियन कंपनी और एनी डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स and dividend is exempted from tax in the hands of the shareholders since company is paying tax on dividend. So first clear. फर्स्ट कौन सी इनकम है? डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 फ्रॉम द इंडियन कंपनी. तो ये किस कंपनी के है? ये फॉरेन कंपनी में भी है. फॉरेन कंपनी का कोई भी डीम डिविडेंड है वो टैक्सेबल होगा इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. शेयर होल्डर्स को उस पर टैक्स देना पड़ेगा अगर फॉरेन कंपनी से उनको कोई डिविडेंड मिलता है. तो ये भी अब देखो ना, डिविडेंड है, इट इज नॉट फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरीज, इट इज नॉट फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, it is not from profit and gains from business and profession, it is also not from capital gains. but ये किस तरह का गेन है? ये है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. सो सेकंड है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एक्सेट्रा. समटाइम्स यू विन मनी फ्रॉम लॉटरीज. आपकी लॉटरी लग जाती है, अब वो भी अब आप बोलोगे कि नाइदर इट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज, income from house property, profit and gains from business and profession, and nor for capital from capital gains. So winning from lotteries, any winning from lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games and other games of any sort, or from gambling or betting of any form of nature whatsoever is included under section 56 income chargeable under other sources. Again I am repeating what I am saying. Under section 56 income chargeable under other sources includes winning from lotteries also. Dear students, any winning from lotteries, crossword puzzles, races, it includes horse race, card games and any other games of sort or form of gambling or betting of any form or nature whatsoever is including in the income chargeable under other sources. Third one is employees' contribution towards staff welfare scheme. Sometimes various employees contribute their amount for staff welfare scheme, for their own staff welfare scheme. You know that key whenever you are working in a company or any person is working in a company, he or she is responsible for the social foundations in the staff. But dear students, as you know that key
some people usually take group insurance, staff insurance. तो staff security के लिए कुछ पैसा लगाया जाता है. One of them is employees contribution towards staff welfare scheme. Any sum received by the assessee from his employee as contribution to any staff welfare scheme, either is provident fund or superannuation fund, is taxable in the hands of employer under the head income from other sources if not chargeable under the head business or profession. So employees का contribution जो भी है towards staff welfare scheme में, it includes in it any sum received by the assessee from his employee as contribution to any staff welfare scheme, ये चाहे provident fund हो चाहे superannuation fund हो, is taxable in the hands of employer under the head income from other sources if it is not chargeable under the heads of business and profession. Dear students, kindly come in time, as you know that your class has already started from 9:10 a.m. So you must be aware about it. Yet after पूरी class में अभी भी only 3 students are there. Again, I am saying for sake of your convenience, you may turn out your you may turn on your captions. So अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी जो कि according to section 56 कौन कौन सी इनकम्स चार्जेबल होगी अंडर अदर सोर्सेज. फर्स्टली हमने डिविडेंड पढ़ा. डिविडेंड्स में डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी और एनी डिविडेंड इंडियन कंपनी. फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरीज पढ़ा. फिर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम पढ़ा. देन certain things are there. First is interest on securities and bonds. Interest on debentures, government securities and bonds is taxable if not chargeable under the head business or profession. अगर हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड बोर्ड्स को नहीं रखा. व्हाट इज सिक्योरिटी? सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो आप देते हो इंटरेस्ट जो आपको रिसीव होता है या आपको डिवेंचर पे इंटरेस्ट रिसीव होता है, अगर आपने इन बिजनेस और प्रोफेशन की हेड में नहीं लेकर लिखा तो यू मे राइट इट इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज पर सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961. Then fifth है sometimes we usually give our plant and machinery on rent, है ना. Suppose we have earlier a business of wood business था, wood cutting machines है. We have earlier wood cutting machines and इसी बिजनेस में हम क्या करते हैं, उसी बिजनेस में whenever we give our machinery on rent and such type of rental income जो हम रेंट रिसीव करते हैं उस इनकम से, that is also chargeable under income from other sources. डियर स्टूडेंट्स, ये 1-2 दिन में हमारा ये खत्म हो जाएगा, पांचों के पांचों हेड्स खत्म हो जाएंगे. फिर हम अगले उसमें चलेंगे कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है. लास्ट यूनिट है आपकी एक, ऑल दो बीच में देखते हैं यूनिट 3 में और क्या पेंडिंग है. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स देख लिया. तो एज नवीन चेची जॉइंड अस नाउ, सो डियर स्टूडेंट, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं मैं आपको क्लियर करवा दूं थोड़ा सा बैकग्राउंड, बट काइंडली कम इन टाइम, ऑल दो भी काफ़ी बच्चे नहीं आए. हमने अभी तक पढ़ा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ रहे हैं. ऑल दो वी नो दैट कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर 5 हेडिंग्स आती है जिसमें इनकम कैलकुलेट करते हैं. इनकम फ्रॉम सैलरीज जो हम पढ़ चुके हैं. सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो हम पढ़ चुके हैं विथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आल्सो. कैपिटल गेन्स पढ़े थे हमने. देन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ा था, बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. एंड दिस इज योर लास्ट हेड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम वो सारी इनकम्स इंक्लूड करते हैं जो बाकी 4 हेडिंग्स में नहीं आती. अब मैं आपको बोलूं कि आपको अचानक लॉटरी लग गई, अब आपको लॉटरी मिल गई अचानक 1 लाख रुपए की, तो ये किस तरह की इनकम हुई? क्या ये आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है
You say, no sir, this is not income from salary. एंड डियर स्टूडेंट्स, इफ आई एम स्पीकिंग दैट कि आपकी 1 लाख की लॉटरी लगी है, क्या ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है? तो आप बोलोगे सर नहीं, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है। देन थर्ड ऑप्शन आपके पास बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि हाँ बच्चों, क्या आपकी 1 लाख रुपए की नौकरी कोई कैपिटल गेन है? आप बोलोगे सर कैपिटल गेन तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, नाइदर वी सोल्ड और एक्वायर एनी एसेट, बट इट्स अ लॉटरी, किस्मत जग्गी हमारी। देन आई विल से दैट कि इज इनकम, जो आपकी 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है? आप बोलोगे नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एंड गेन फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन तब होगा ना अगर मेरे को बिजनेस से कोई पैसा मिल रहा है या किसी प्रोफेशन से कोई इनकम आ रही है। सो व्हाट टाइप ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम लॉटरी? आपको कोई लॉटरी से गेन हुआ, देन आप बोलोगे सर ये 5वीं हेडिंग है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर। तो सर ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कुछ ऐसे सोर्सेज भी है जहाँ से इनकम आ रही है जो हम इंक्लूड नहीं करते, तो दिस टाइप ऑफ इनकम्स इंक्लूडेड इन इट। सो डियर नवीन चेची, बेटा अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं, और अभी तक सिर्फ मैंने कौन कौन सी ऐसी, अब बात आ जाती है इसमें कौन कौन सी इनकम्स आती है। सैलरी का आपको पता है, हाउस प्रॉपर्टी का पता है, बिजनेस और प्रोफेशन का पता है, कैपिटल गेन्स का पता है। अब ना ना क्वेश्चन है कि कौन कौन सी ऐसी इनकम्स आती है जिसपे टैक्स लगता है इसके अंदर। तो फर्स्टली डिविडेंड्स पढ़ा हमने। सो डिविडेंड्स पढ़ा कि डिविडेंड्स जो भी है, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। एज यू नो दैट कि यू आर ए स्टूडेंट और यू आल्सो डिस्कसिंग, आपने कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं। कंपनी लॉ तो पढ़ ही रहे हैं, आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं, यानी कि दिस सेमेस्टर इज जनरली अबाउट कंपनी, आप कंपनी की अच्छी नॉलेज ले रहे हो। सो ऑल्दो इसी में आप क्या करते हो, आप कंपनी लॉ में आपको अपने पढ़ा होगा डिविडेंड्स के बारे में, अपने अच्छी तरह से कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सारा डिविडेंड्स का कंसेप्ट आता है, प्रैक्टिकली बहुत अच्छी चीजें चलती है ये। प्रेफरेंस डिविडेंड, काफी तरह के डिविडेंड्स होते हैं। तो उस पे टैक्स कौन देता है? अब वो भी तो इनकम ही है। अब वो डिविडेंड कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। कोमल शर्मा बेटा काइंडली ज्वाइन क्लासेस इन टाइम, इट्स ऑलरेडी 9:30 बेटा। सो फर्स्टली हमने डिविडेंड पढ़ा। डीम्ड डिविडेंड इसमें आता है, सेकंड आता है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एक्सेट्रा। आपको पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? पेपर में आपको हेडिंग से ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सी इनकम इस हेडिंग के अंडर आती है, उसको डिफाइन करो। किस किस इनकम पे टैक्स नहीं लगता। अब आने वाली क्लासेस में हम ये भी पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी इनकम है जिसपे टैक्स ही नहीं लगता। अब आपको इतना पता होगा कि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, वो प्योर इनकम्स होती है। फिर हमने यही चीजें पढ़ रही, हमने ये भी देखा था कि प्रॉफिट एंड गेन्स, जब बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, हमने इसमें देखा था कि कौन कौन सी हेडिंग्स पे टैक्स लगता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे कैसे टैक्स लगता है, सैलरीज की इनकम पे कैसे टैक्स लगता है। तो ये लास्ट हेडिंग थी, इसमें फर्स्टली डिविडेंड्स इंक्लूडेड होते हैं, देन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एक्सेट्रा इंक्लूडेड होती है। थर्ड नंबर पे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम। Then fourth, we were discussing that कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स, तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स टैक्स वो लगता है, वो आता है। देन वी वर डिस्कसिंग हियर एट रेंटल इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर। कई बार हम अपना मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर रेंट पे दे देते हैं किसी बिजनेस को कि वो वहां से इनकम जनरेट करे एंड हमारे को थोड़ा सा वहां से इनकम दे दे, रेंट की इनकम की। कई बार लोग अपनी मशीनें किराए पे दे देते हैं। अब मान लो कि कोई कोई फंक्शन है और किसी ने वहां पर लोगों को मैंगो शेक बना के पिलाना है, तो कोई अपनी मिक्सी दे देगा घर से कि बोलेगा कि ये फंक्शन है भाई, मुझे इसका रेंट दे दियो 500 रुपये एक दिन का। वैसे मिक्सी बेशक 1000 रुपये की आई हो, तो ऐसे लोग अर्न कर लेते हैं। तो इसी अर्निंग के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने इनकम, अपनी मशीनरी या प्लांट या फर्नीचर उसको रेंट पे देते हैं। आप लोग देखते हो ना कि जैसे कोई मेले लगते हैं या कोई कीर्तन वगैरह होता है, तो लोग गद्दे देते हैं, बिस्तरे देते हैं रेंट पे, बर्तन देते हैं रेंट पे, काफी कुछ रेंट पे देते हैं। तो वो सब क्या है, वो रेंटल इनकम है। तो वो इनकम किस में आती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। तो such type of income also included in income from other sources.
सो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो एक हमने रॉयल्टी के बारे में पढ़ा था। अब रॉयल्टी क्या होता है वो आप लोग मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि आप लोगों के हाथों में बुक्स होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस बुक की असली कमाई कौन करता है? लिखता बुक को कोई और है, पब्लिश उसको कोई और करता है, प्रिंट उसको कोई और करता है और बेचता है उसको कोई और है। तो हु इज द एग्जैक्टली ओनर ऑफ द बुक? क्या वो पब्लिशिंग हाउस उसकी ओनर है? क्या स्टेशनरी मालिक है? अब देखो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा अर्निंग तो स्टेशनरी मालिक ही करते हैं, जो स्टेशनरी में बुक्स को कंज्यूमर के पास पहुंचाते हैं। यही वैल्यू एडेड मेथड अपने नेशनल इनकम में भी काफी बार पढ़ा होगा। तो वो जो राइटर होता है बुक का, जब उसने बुक एक बार लिख दी वो पब्लिशर को दे देता है पब्लिशिंग के लिए। पब्लिशर उसकी प्रिंटिंग वगैरह करता है, उसको एक पूरा लुक देता है बुक को। तो वो उससे वादा करता है कि मैं आपको हर साल एक पैसा दूंगा इस बुक्स पे जितनी मेरी बिकती रहेगी। अब कई बुक्स लाखों में बिक जाती है। अब जैसे कोई नॉवेल्स है, अब चेतन भगत के नॉवेल्स है तो वो लाखों में बिकती है। हाँ जी बेटा। आई एम इन माई होम। मैनी टीचर्स आर देयर इन सेमिनार हॉल्स। काफी आए हैं। आई थिंक देयर इज अ मीटिंग एंड यू मे ज्वाइन आफ्टर मीटिंग। अब मीटिंग की बात बोलेंगे बेटा, तो पहले इनकम टैक्स पढ़ ले थोड़ा सा। फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स, देन है रेंटल इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट और फर्नीचर। इट लेट ऑन हायर पे जब हम देते हैं, किराए पे देते हैं। हम बात कर रहे थे रियलिटी की। तो रियलिटी में क्या होता है, तो वो पब्लिशर उसको बोल देता है राइटर को कि हाँ हम आपको फिक्स पैसा देते रहेंगे हर साल का। तो बुक तो उसने एक बार ही लिखी है, तो उसी बुक पे उसको हर साल हजारों लाख रुपए आ जाते हैं। दैट इनकम इज नोन एज रॉयल्टी। वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। सो एक हमने इसमें गिफ्ट पढ़ा था कि कोई भी गिफ्ट है, कि गिफ्ट क्या होता है, बिना कंसिडरेशन के जब कोई पैसा मिलता है, मान लो किसी का बर्थडे है तो हम उसको गिफ्ट करते हैं। तो उसमें किसी ने 50,000 रुपए दे दिए गिफ्ट में, मान लो वैसे कोई देता तो है नहीं, 50 इनकम दे दी, सीधा पैसा दे दिया कि ले यार हैप्पी बर्थडे, 50,000 रुपये इनकम है तेरी, 50,000 मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ। तो वो भी उसको उसमें डालना पड़ता है। एनी सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन बाय एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फ्रॉम एनी पर्सन exceeding rupees 50,000, the whole of such amount is taxable in the hands of recipient। 50,000 से ज्यादा कोई भी बंदा गिफ्ट दे तो जो भी उसको रिसीव करेगा पैसा, उसको उस पर टैक्स भी देना पड़ता है। इसलिए बेटे ये टैक्स है। हम यूजुअली इनकम सोर्सेज के तरीके अपनाते हैं, बट हमारे को टैक्स भी पर्टिकुलर थिंग्स पे पे करना है। तो कुछ और एग्जांपल्स भी आते हैं इसमें, लाइक इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स एंड लोन्स, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी एज आई सेड यू, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी हो गया, डायरेक्टर फीस हो गया, ग्राउंड रेंट, कई बार आप अपने जमीन को रेंट पे दे देते हो किसी फंक्शन वगैरह के लिए। फिर एग्रीकल्चरल इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बाहर आपने कोई लैंड ले रखा है, वहाँ खेती बाड़ी हो रही है और वहां से आपको इनकम आ रही है। बेटे काफी लोग लोग कई तरीकों से इनकम बनाते हैं अपनी, बहुत सोर्सेज लगाते हैं इनकम का। डायरेक्टर्स कमीशन फॉर स्टैंडिंग एज ए गारंटर टू बैंकर्स, फिर डायरेक्टर्स की कमीशन अगर वो अंडर राइटिंग शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी करते हैं। अच्छा आप शेयर कंपनी पढ़ते हो, अब बताओ अंडर राइटिंग क्या होता है या अंडर राइटर्स क्या होते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जब आपके शेयर्स बिकते नहीं है तो एक बंदा गारंटी लेता है कि सपोज अगर आपके शेयर्स मार्केट में नहीं बिके देन ही विल टेक द शेयर्स। तो वो एक सट्टेबाजी होती है, वो शेयर्स खरीद लेता है, अगर मान लो नहीं बिकते तो वो खरीद लेगा। तो उसके लिए बोलता है कि भाई मुझे कमीशन चाहिए, पहले ही वो कमीशन ले लेता है। अच्छा टीचर्स है, जितने भी सरकारी टीचर्स है, इनको रेगुलर इनकम सैलरी कहाँ से आती है? गवर्नमेंट फंड से आती है। बट मान लो कई बार एग्जामिनेशन ड्यूटी देनी पड़ती है उनको, तो उनको पैसे मिलते हैं उसके। आपके भी जब एग्जाम्स होते हैं, जो ड्यूटी देता है टीचर अंदर एग्जामिनेशन रूम में, एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो फ्री में नहीं देता। या पर्टिकुलर जो बोर्ड है, वो यूनिवर्सिटी है, वो जब आपसे सारे पैसे लेती है, चार्जेस लेती है, तो सच अमाउंट इज आल्सो गिवन टू द टीचर एज एग्जामिनेशन रेन्यूमरेशन। तो उस टीचर के लिए भी ये इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आएगी, बट नॉट इनकम फ्रॉम सैलरीज।
रेन्यूमरेशन रिसीव्ड बाय ए पर्सन फ्रॉम ए पर्सन अदर देन हिज एम्प्लॉयर, या किसी और बंदे से उसको पैसा मिल रहा है, या मान लो कोई दिहाड़ीदार मजदूर है, अब एक से तो उसको पैसा मिल रहा है, वो दूसरे एम्प्लॉयर के पास भी वर्क करता है, तो ही इज ऑल्सो अर्निंग मनी फ्रॉम हिम। देन रेंट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, इंश्योरेंस कमीशन, माइनिंग रेंट एंड रॉयल्टीज, काफी इनकम इसमें आ जाती है। यूं मैं आपको 10 की इनकम से याद करनी है, ताकि आप अपने वो जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप उस पे इजीली लिख सको उसको। बस आई नो दैट कि आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं याद रहेंगे, आपको सेक्शन से याद नहीं रहेंगे, बट वट एवर बी रिमेम्बर्ड बाई योर सेल्फ इज दैट कि वो इनकम्स आपको यहाँ पर देखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ और इनकम्स भी आती है। अगर और इनकम्स की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन फॉरेन एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, कैजुअल इनकम, एन्युटी पेएबल अंडर विल कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट ट्रीट, सैलरी पेएबल टू एमपी, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय a family member of a deceased employee, interest on employees contribution if provident fund is unrecognized, income from undisclosed sources। तो ये काफी चीजें आती हैं। तो जो हमने आज के इस लेक्चर में पढ़ना है वो सिर्फ यही पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 कौन कौन सी इनकम्स है जिसपे टैक्स लगता है। अब कुछ ऐसी इनकम्स भी तो होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, बट उनमें टैक्स नहीं लगेगा। हमने यही पढ़ा था ना। एक तो 3 तरह की चीजें होती है बेटा, या तो पूरे का पूरा टैक्स लगेगा, या टैक्स लगेगा ही नहीं, ये कुछ कंडीशंस पे टैक्स लगेगा। जैसे हम एचआरए की बात करते हैं, तो एचआरए की बात में हम कंडीशंस लगा देते हैं। अगर इतनी कंडीशंस रही तब टैक्स लगेगा, अगर नहीं रही तो टैक्स नहीं लगेगा। तो इसमें भी ऐसे ही होता है। हम या तो फिर पूरे के पूरे उसमें चार्ज होगा, या अमाउंट नॉट डिडक्टेबल, या टैक्स लगेगा ही नहीं, या फिर कुछ परमिशिबल डिडक्शंस होगी, कुछ लिमिट पे डिडक्शंस होगी। तो इन 2 or 3 days we will complete this section एंड तो हम अगर फाइनल रिवीजन दे तो अभी हमने इसमें भी कम से कम 8 से ज्यादा, मेनली हमने 8 तरह की ऐसी इनकम्स पढ़ी जिसपे टैक्स लगता है। फर्स्ट है डिविडेंड, देन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एक्सेट्रा, देन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम, देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स, then rental income from machinery, plant or furniture, then sum received under keyman insurance policy, any gift, interest on compensation or enhanced compensation। तो सच टाइप ऑफ इनकम्स इसमें हमने पढ़ी। फिर हमने डीम्ड डिविडेंड के बारे में पढ़ा कि अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 the following payments or distributions by a company to its shareholders are deemed as dividends to the extent of accumulated profits। So any distribution entailing the release of company assets, any distribution of debenture stock, deposit certificates and bonus to preference shareholders, distribution or on liquidation of company, distribution on reduction of company of capital, any payment by way of loan or advance by a closely held company to a shareholding substantial interest या उनको provided the loan should not have been made the ordinary course of business। Then again कुछ examples पढ़े इसके। income from subletting, interest on bank deposits and loans, income from royalty, director fees, ground rent, agriculture income received outside India, directors commission by for standing as a guarantor to bankers, फिर डायरेक्टर कमीशंस फॉर अंडरराइटिंग शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, एग्जामिनेशन रेन्यूमरेशन रिसीव्ड बाय ए टीचर, remuneration received by a person from a person other than his employer, then rent of plot of land, insurance commission, mining rents and royalties, interest on foreign government securities, casual income, annuity payable under will, contract, trust deed, salary payable to MP, family pension, और ये जो लास्ट है नॉट लीस्ट, बट कुछ ऐसे इंटरेस्ट भी होते हैं जो अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज से भी होते हैं, एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इफ प्रोविडेंट फंड इज अनरिकॉग्नाइज्ड। सो ये सभी इनकम्स किस में आती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। तो फाइनली अगर हम बात करें, सो थोड़े से ही बच्चे थे आप, अलीशा नफरी लेफ्ट,
सो कोमल शर्मा, आपने बेटा सीखा कुछ? कौन कौन सी इनकम्स आती है इसमें, बताओ जरा आप मुझे। कोमल शर्मा, आर यू देयर? नॉट येट देयर। परविंदर सिंह, आर यू देयर? सो इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे, टैक्स इंसिडेंस और विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एक्सेट्रा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, व्हाट आर द वेरियस परमिशिबल डिडक्शंस अलाउड अंडर सेक्शन 57, एंड if you want to ask something, you may turn on your mic and ask.